So in the previous class we have discussed the concept of mutually independent events for 2 events or 3 events or more than 3 events. We have discussed about the mutually independent as well as pairwise independent events concepts. We are now looking for some of the question based on that. The question is A and B be 2 independent events. It is given in the question clearly that A and B are 2 independent events. A and B 2 independent events. ये साफ साफ मेंशन है क्लास. The probability that both A and B happen is 1 by 12. The probability that both A and B happens, that means P of A intersection B is given as 1 by 12. Both A and B. Event A occurs as well as event B occurs, and that is given as 1 by 12. Probability that neither A nor B happen is 1 by 2. Na A ho na B ho. Non-occurrence of A as well as non-occurrence of B, and that is given to you as 1 by 2. And question is, जो पूछा गया सवाल है आपसे वो ये पूछा गया है, find the probabilities of occurrence of A and B. P of A क्या है और P of B क्या है? So A and B are 2 independent events. A intersection B is given as 1 by 12 और non-occurrence of A as well as non-occurrence of B is given as 1 by 2. और आपसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स देते हुए पूछता है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या है A और B के ऑकरेंस की. ध्यान से देखें, बहुत साधारण सा सवाल. P of A intersection B. So when I say P of A intersection B, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, I can write directly what P of A into P of B. P of A into P of B, right? And that is given to you as 1 by 12. ये 1 by 12 दिया हुआ है, ठीक है. नॉन ऑकरेंस ऑफ ए एज वेल एज नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, ना ए का होना ना बी का होना. अगेन इंडिपेंडेंट है तो मैंने आपको समझाया था, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ द सेकेंड इवेंट. सो ऑकरेंस अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉन ऑकरेंस भी दोनों का इंडिपेंडेंट है, तय बात है. सो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट A bar into P of B bar, and that is given to you as 1 by 2. As far as P of A bar या P of A complement is concerned, it can also be written as 1 minus of P of A into 1 minus of P of B is given as 1 by 2. लिख सकते हैं P of A bar is nothing but 1 minus P of A और P of B bar is nothing but 1 minus of P of B. अभी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको. 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए पी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ. बोले सर क्या किया, कोई बड़ी बात नहीं की था, मल्टीप्लाई कर लिया सीधे सीधे. अच्छा, एट द सेम टाइम पी ए इंटू पी बी इज गिवन एज 1 बाई 12. ये तो दिया हुआ है आपको, प्रॉब्लम इटसेल्फ ये बोलता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 1 बाई 12. सो यू आर गोइंग टू कीप द वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पी बी एज 1 बाई 12 देयर. बढ़िया, देखते हैं. 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए माइनस ऑफ पी ऑफ बी प्लस पी ए इंटू पी बी. पी ए इंटू पी बी दैट इज 1 बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई 2. आई केप्ट द वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पी बी एज 1 बाई 12. दोस्तों मुझे यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? आई विल बी गेटिंग पी ए प्लस पी बी, एंड दैट पी ए प्लस पी बी इज कमिंग एज 1 प्लस 1 बाई 12 माइनस ऑफ हाफ. How much it is coming as? What is the value of P of A plus P of B? 7 by 12. चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, 8 सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है. So I got the value of P of A plus P of B as 7 by 12. मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है individual probabilities of occurrence of A as well as B. So PA plus PB is given as 7 by 12. ठीक है. PA into PB is given as 1 by 12. और आपसे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पूछा गया. ये तो ठीक है ना, यहाँ तक कोई बड़ी बात, कुछ भी बड़ी बात नहीं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट P ऑफ A इंटरसेक्शन B एज P इनटू PB और P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट दैट इज P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. डाउट 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 नो ना, सीधा सीधा सा है. मल्टीप्लीकेशन और P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस P ऑफ A और P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस P ऑफ B. मल्टीप्लिकेशन किया, सॉल्व किया, P ऑफ A P ऑफ B की वैल्यू रखी एंड वी गॉट सम ऑफ रूट्स. इनफैक्ट P A प्लस P B मिल गया.
दोस्तों अगर पी ए प्लस पीबी की वैल्यू 7/12 है और पी ए इंटू पीबी की वैल्यू 1/12 है और आपसे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए पी ऑफ बी पूछी गई है तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ रूट्स इज गिवन टू यू एज 7/12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैज बीन गिवन टू यू एज 1/12, बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ यू कैन राइट द रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन से आप लिख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको क्या लगता है क्या आने वाला रिजल्ट? सम ऑफ रूट्स 7/12 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/12। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। बाय ऑब्जर्वेशन यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू से दैट सर 1/3 1/4, P of A is 1/3, so P of B is 1/4. Sum of fruit 7/12 बनेगा और प्रोडक्ट जो है that will become 1/12। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, और it could be like this also, P of A is 1/4 and P of B is 1/3. So this pair is also possible, 1/4 1/3 या 1/4 1/3 या 1/3 1/4. That is the individual probabilities of occurrence of A and B. Simple one. क्यों कर पाए हम इजीली? इसलिए हो गया क्योंकि साफ साफ दिया था क्वेश्चन में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाए, एंड दैट वाज द ओनली रीजन दैट यू हैव रिटन लाइक दिस। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट इवेंट से तभी लिख पाए, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे आप इसको। ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज, a problem is given to two persons A and B for solving, and probability of solving a particular problem by A and B are given as 1/2 and 1/3 respectively. दो persons को problem दी हुई है solve करने को, और they will solve the problem is given as 1/2 and 1/3 respectively. A बंदा A solve कर देगा problem 1/2, B solve कर देगा problem 1/3. The question is, if both try to solve the problem, है ना, दोनों बंदे ट्राई कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये पूछा गया आपसे। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इस क्वेश्चन में एक साफ साफ बात यह है कि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है, ये तो लिखा नहीं कहीं, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि दोनों बंदों को दो पर्सन हैं या दो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप कहें, और एक प्रॉब्लम दी हुई है सॉल्व करने को, और वो लोग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली आने वाले हैं। आप दो लोगों को अगर प्रॉब्लम दी हुई है तो ये अज्यूम जरूर किया जाएगा, ये तो माना जाएगा कि आप लोग चिटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंटली आ रहा है और इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो इंडिपेंडेंटली आ रहा है, म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू नहीं हो रहा है। वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, वो तो लेना ही है हमें कि भैया दो लोगों को दिया है, दोनों सॉल्व करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो। तो ए सॉल्व करे ना करे, बी के सॉल्व करने ना करने पे अंतर नहीं आता। ऐसा नहीं कि ए ने सॉल्व किया तो उसने किया तभी तो बी का होगा बोले, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर ना। पीएमटी में हुआ ना ऐसे स्कोरर वाला खेल, और स्कोर आगे स्कोरर बैठता था और पीछे एक जो स्टूडेंट एग्जाम जिसको देना होती थी, स्कोरर सही सॉल्व करेगा तो वो पीछे वाला लिखेगा उसी के। खैर अपने को वैसी उम्मीद नहीं है। मतलब P of A, that P of A is given as 1/2 and P of B is given as 1/3. A सॉल्व करेगा प्रॉब्लम 1/2, B सॉल्व करेगा प्रॉब्लम 1/3। दोनों ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अच्छा बताओ प्रॉब्लम कब कब सॉल्व होगी? हाउ मेनी वेज आर देयर? अपन अलग अलग तरीके से डिस्कस करना चाहेंगे। हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? दो बंदों को दी हुई है, ये साफ साफ बात है कि जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट है उनके। हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाउ मेनी वेज? इनफैक्ट देयर आर 3 वेज। 3 वेज इसलिए कि ए सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को, बी ना कर पाए, तब भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया और बी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व है। और दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तब भी प्रॉब्लम सॉल्व है। दीज आर द 3 वेज। ठीक है ना? और इंडिपेंडेंट है तो तय बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट ना, probability of solving the problem, तो probability of solving the problem that is given as A solve कर दे
बट बी सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, प्लस ए कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बट बी सॉल्व द प्रॉब्लम, प्लस ए एज वेल एज बी बोथ सॉल्व द प्रॉब्लम, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो वी आर गोइंग टू गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन, P of A into P of B complement, P of A complement into P of B plus P of A into P of B, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 1/2 into P of B, P of B is 1/3, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो उस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3, प्रॉब्लम सॉल्व हो हाफ, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो दैट इज अगेन हाफ, P of B is 1/3 and 1/2 into 1/3, okay, 2 plus 1 3 plus 1 4, 4/6, that is the probability that the finally problem will be solved, पक्का। अच्छा, एट द सेम टाइम एक और इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है, दो बंदों को प्रॉब्लम दी हुई, ये समझ में आया क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होगी कितने तरीके से? 3 वेज आर देयर। मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? तो रटना नहीं, समझे हम कि मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दो पर्संस को दी हुई प्रॉब्लम आप सॉल्व करें और दूसरा बंदा सॉल्व करे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो, उनके जो आउटपुट्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अब फिर से बात देखें कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो प्रॉब्लम कब सॉल्व हो रही है? तो आपने कहा सर ये 3 वेज हैं, आपने कहा या मैंने कहा या हम दोनों ने कहा, जो भी है, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, दो में से कोई एक भी सॉल्व करेगा तब भी सॉल्व है और दोनों सॉल्व करते हैं तब भी सॉल्व है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ये भी तो बोल सकते हैं आप, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एंड दैट इज नथिंग बट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, आई कैन डेफिनेटली राइट P of A union B। क्या होता है दोस्तों P of A union B? दैट P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B, राइट? A सॉल्व करे प्रॉब्लम, B सॉल्व करे या दोनों करें, तो इट इज नथिंग बट द केस ऑफ A union B, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सॉल्व्स द प्रॉब्लम, फाइन। सो P of A, व्हाट इज दैट P of A? P of A is 1/2, रिजल्ट सेम आना चाहिए, तय बात है आना चाहिए, प्लस P of B 1/3 माइनस ऑफ P of A intersection B, P of A intersection B is nothing but PA into PB। में फिर से बोले सर क्यों लिख दिया आपने? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है इसलिए जरूर लिखूंगा मैं, इट इज गोइंग टू बी 1/2 प्लस 1/3 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/3, व्हाट इज दैट रिजल्ट? प्लीज चेक। हाँ आना तो वही चाहिए लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए, इट मस्ट बी 2/3 ओनली, राइट? चेक कर लो, है ना, दैट इज द वन ऑफ द वे, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तब भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है क्या? एक और बात सुनिए, पहले सुन लीजिए, बोले सर हो तो गया, एक और अप्रोच, एक और अप्रोच, ये अप्रोच, हाँ 1 माइनस की बात करना चाह रहा हूं। प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी? हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्व कितने तरीके से होगी, तो हमारा जवाब था 3 वेज आर देयर, ए सॉल्व करे, बी ना कर पाए, ए नहीं कर पाए लेकिन बी कर दे सॉल्व, या फिर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, दीज आर द 3 वेज। अब मेरा सवाल आपसे कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी कब नहीं, कब नहीं सॉल्व हो पाएगी? प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं होगी जब दोनों ही नहीं कर पाए, जब ना ए कर पाए ना बी कर पाए तो प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। मैं लिखता हूं इसको द सेम क्वेश्चन अगेन वन मोर वे और करके लिखता हूं दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1 माइनस ऑफ, व्हाट इज दैट 1 माइनस ऑफ? 1 माइनस ऑफ दोनों ही सॉल्व नहीं कर पाए, दोनों ही ना कर पाए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ना ए कर पाए ना बी कर पाए,
that result is 2 by 3 again. Same problem, and we have solved this problem by 3 ways. रिजल्ट तो सेम रहेगा. आपको अप्रोच तीनों क्लियर है कि नहीं? एक छोटा सा सवाल है, आइडिया लेना जरूरी कि यार ये इस प्रॉब्लम को दिस कैन बी सॉल्व बाय दिस वे और दिस वे और दिस वे, मतलब कोई सा भी एक तरीका, बट रिजल्ट तो सेम रहने वाला है. वो लिखेगा नहीं, वो अंडरस्टूड है कि वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो तय बात है. उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं कि आप ढूंढोगे उसमें से टर्म लिखा ही नहीं इंडिपेंडेंट. दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, वो तो है ना ही, होना ही है. अब लिख सकते. नाउ द क्वेश्चन इज 3 critics review a book. Odds in favor of the book are, odds in favor are given, and odds in favor 5:2, 4:3 and 3:4 respectively. Odds in favor of the book are 5:2, 4:3, 3:4 respectively for the 3 critics. तीनों critics जो है उस बुक के फेवर में लिखेंगे, उसके odds दिए हुए, odds in favor are given to you, and you have been asked about the probability that the majority are there in the favor of the book. Majority are in favor. मेजोरिटी आर इन फेवर. मेजोरिटी फेवर में क्या मतलब हो गया? मैं इसको अगर बुक्स क्रिटिक्स की अगर बात करूं, क्रिटिक्स को अगर ABC से डिनोट करता हूं मैं, ऑड्स इन फेवर आर गिवन टू यू. इफ आई आस्क यू P ऑफ A से मतलब ये है कि जो क्रिटिक A है वो बुक के फेवर में लिखेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड्स इन फेवर आर गिवन एज 5:2. तो 5:2 ऑड्स दिए हुए हैं, तो फेवर में लिखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्रिटिक A द्वारा? 5/7. उसमें शायद कोई डाउट ना हो. P of B, that P of B 4:3 are the odds. तो फेवर में लिखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 4/7. एंड P of C 3:4, तो 3/7. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि तीनों क्रिटिक्स फेवर में लिखेंगे. ठीक है, मेजोरिटी कब कहोगे आप? मेजोरिटी आर देयर इन द फेवर. क्या मतलब हुआ? 3 में से 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मेजोरिटी के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए ना. एटलीस्ट 2 persons शुड बी देयर इन द फेवर ऑफ दैट बुक. तो इनफैक्ट हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें कि फेवर में बुक रिव्यू लिखा जाएगा? इफ आई आस्क यू, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कहीं कि कितने वेज है जिसमें प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा. अभी मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें वो फेवर में लिखा जाएगा रिव्यू, तो शायद जवाब 4 होना चाहिए. A और B फेवर में लिखे, C अगेंस्ट में हो. अच्छा, उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है कि प्रॉब्लम में कहीं मेंशन नहीं होगा कि दे आर गोइंग टू गो फॉर ए रिव्यू इंडिपेंडेंटली, बट इट्स एन ऑब्वियस. उसमें आपको ज्यादा सोचने का, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि 2 ने कहा तो तीसरा अपने आप वही बोलेगा जो इसने बोला है, ऐसा नहीं होगा. इंडिपेंडेंट है, उनके व्यूज इंडिपेंडेंट हैं. आजकल नहीं होते वो बात अलग है, हमें तो यही मानना पड़ेगा, है ना. इंडिपेंडेंट व्यूज हैं उनके. सो 3 में से कम 2 लोग फेवर, मतलब A और B रिव्यू करें फेवर में और C अगेंस्ट में हो, तो भी मेजोरिटी आर देयर इन फेवर. B और C फेवर में और A अगेंस्ट में, और A और C फेवर में और B अगेंस्ट में. दीज आर द 3 वेज. बट एट द सेम टाइम वन मोर वे कुड बी देयर जहां तीनों ही बंदे फेवर में लिखे A B C. That is also going to be one of the way. So in all there are 4 ways, और शायद आप भी यही 4 ways समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना. तो majority are there in favor, and yes, these 3 critics are going to go for a review independently. इसमें कोई डाउट नहीं है. So I am going to write here P of A intersection B intersection C complement plus this could be one of the way जिसमें वो फेवर में रिव्यू होगा. P of A intersection B complement intersection C plus P of A complement intersection B intersection C plus P of A intersection B intersection C. ठीक है, these are the 4 ways. in fact इंडिपेंडेंट है तो बिना कोई डाउट के लिखना चाहेंगे हम P of A into P of B into P of C complement.
P of A into P of B complement into P of C. ठीक है, आई होप वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं इसमें. P of A is given as 5/7, so P of A complement is nothing but 2/7. इतना तो अब आइडिया है आपको, इतना तो आइडिया है, ठीक है ना. सो P of A, यस P of A लिखें क्या, 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7 प्लस 5/7 इंटू 3/7, एक सेकेंड, 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7 फेवर के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है तो 4/7 फाइन. 5/7 P of B अगर 4/7 है तो यस P of B कॉम्प्लीमेंट 3/7 परफेक्ट इंटू P of C 3/7 प्लस P of A कॉम्प्लीमेंट 2/7 4/7 3/7 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7. एंड व्हाट इज द सम आप कैलकुलेट कर लेंगे, बात बन जाएगी. 7 क्यूब 343 इज बिकमिंग. व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर, 209 डिवाइडेड बाय 343, 209 डिवाइडेड बाय 343 चेक कर लीजिएगा. ठीक है, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मेजॉरिटी आर देयर इन फेवर, सिंपल. बट एट द सेम टाइम एक और बात सुनिएगा जो इंटरेस्टिंग होगी. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने कहा था एटलीस्ट वन ऑफ द टू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कहा था ना हमने, और वो भी लिखा था. यहां पर भी सुनिएगा, मेजॉरिटी आर देयर इन फेवर, आप समझ गए. मेजॉरिटी आर देयर मतलब ठीक है, तीन में से कम 2 लोग तीन में से फेवर में हो, तीनों भी हो सकते हैं दोस्तों. वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने देखा था, और हम जरा वेरीफाई कर लें, हम उन बातों को समझ लें, सीख लें, वेरीफाई कर लें. एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 डिस्कस किया हमने, आई थिंक इन द 3rd क्लास इटसेल्फ. एटलीस्ट 2 of 3 A, B and C review in favor. Can you tell me that? P of कम से कम 2 A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A. क्या माइनस? अब एक्चुअल में गड़बड़ हो जाएगा. आपको यहां पे देखना होगा कि P of A इंटरसेक्शन B प्लस P of B इंटरसेक्शन C प्लस P of C इंटरसेक्शन A कम से कम 2 लोग फेवर में हो. तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. लेकिन मुझे चाहिए एक बार, so you are going to subtract it how many times, 2 times. yes we have discussed in detail, हमने बहुत डिटेल में बात करी, समझ रहे हैं ना. अजीब सा तो नहीं लग रहा आपको अचानक से कि क्या हो गया. लेट्स वेरीफाई द रिजल्ट. इंडिपेंडेंट है तो तय है, so you are going to go for the multiplication. अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट पुट दोज वैल्यूज हियर एंड प्लीज फाइंड आउट द रिजल्ट एंड यू मस्ट बी गेटिंग 209/343. पक्का पक्का ओके, बधाई. चेक कर लीजिए इसको. एंड दीज आर द 2 ways. समझ रहे हो क्या? एटलीस्ट 2 of the 3. वही तो बात हो गई. बोले सर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक, कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए. अगेन क्वेश्चन earlier we have discussed about the 2 students solving a particular problem. Now a problem on mathematics is given to 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. एक कोई प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम है और उसको 3 स्टूडेंट्स को दिया गया है और those 3 students are going to solve that problem is given as P of A 1/2, P of B 1/3 and P of C 1/4 respectively. ये गिवन है आपको.
और आपसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। देखो अगेन देयर कुड बी नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और हम डिस्कस करें उसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल सॉल्व्ड, सो हाउ मेनी वेज आर देयर। इनफैक्ट एक बात अगेन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि तीनों बच्चों को जो प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए, जो उनके रिजल्ट्स हैं दोज आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट वन, है ना। वो तो बिल्कुल तय बात है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई ना कॉपी कर रहे हैं ना चीटिंग कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं। सॉल्व होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर मैं बात करूं हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 3। कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? 3, 7। So probability that the problem will be solved, in fact there are 7 ways. Yes, there are 7 ways in fact. 7 क्यों? अगर जो 3 बोल रहे हैं मतलब बहुत सारे छूट गए कहीं। देखो तीनों में से कोई एक बंदा भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तब तो प्रॉब्लम सॉल्व है भाई। एक ने भी अगर सॉल्व कर दी तो सॉल्व है। तो देर आर 3 वेज, 3 वो तरीके, ध्यान से देखिए मैं लिख देता हूं, हम उतना लंबा नहीं करेंगे बट ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट P of A complement intersection B intersection C complement। यहाँ पे it means A solves the problem but B and C not able to solve the problem, independent है, multiplication करेंगे। यहाँ पे B ने प्रॉब्लम सॉल्व करी बट A और C नहीं कर पाए। C ने प्रॉब्लम सॉल्व करी बट A और B नहीं कर पाए। These are the 3 ways, right? प्लस भैया 3 में से एक सॉल्व कर दे तो भी सॉल्व है, 3 में से 2 लोग सॉल्व कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट व्यूज है उनके, इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी ने सॉल्व किया लेकिन सॉरी ए और बी में किया लेकिन सी ने नहीं किया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए और सी ने सॉल्व किया, बी नहीं कर पाया। तो 3 में से 2 लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व है। एंड लास्ट वन P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो दीज आर द 7 वेज इन फैक्ट। हाउ टू राइट, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली। मल्टीप्लीकेशन तो कर लेंगे आप, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये 7 वेज और सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस होगा। हमारे पास कई अलग अलग रास्ते, हम उनकी बात करेंगे। हम लिखते हैं यहां पर हम ये देखते हैं कि यार इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 7 रिजल्ट्स और 7 का एडिशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, विल बी लुकिंग फॉर द केसेस जबकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। हाउ मेनी वेज आर देयर जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए? हाउ मेनी वेज आर देयर, कितने तरीके जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? देयर इज अ सिंगल वे जहां तीनों ही ऑल 3 तीनों के तीनों दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। समझ रहे हो क्या? बाकी ये 7 वेज में तो सॉल्व हो जाएगी, जो 8th वे है लास्ट वे तीनों ही नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। तो विल बी गोइंग फॉर दैट 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, वन माइनस ऑफ P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस ऑफ multiplication, and that is clear to you why we are going to go for the multiplication। independent events है 1 minus of P of A complement, problem will be solved by A 1 by 2, not solved by A 1 by 2। P of B is 1 by 3, so P of B complement 2 by 3। P of C 1 by 4, so P of C complement
3/4. In fact, it is going to be 1 minus 1/4, which is 3/4, right? Problem will be solved that those are going to be 3/4 ways. पक्का? कुछ और तरीका हो सकता है क्या? कुछ और हो सकता है? हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग वेज उसके फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो और स्ट्रेंथन हो जाए, एनहांसमेंट हो जाए, जो भी आप कहें उसको, और वो सारी जो बातें आपने सीखी हैं वो मतलब उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए आप. बोलिए एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री. प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? तो ये 7 वेज वेर देयर. तो ये 7 वेज वेर देयर, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा? 7 वेज. तीनों में से एक बंदा भी सॉल्व कर देगा तब भी सॉल्व है. एक करे या दो करे या तीनों करे, तो मैं लिखूंगा इसको, वी हैव डिस्कस्ड P of A union B union C, which denotes what? Which denotes that the problem will be solved by at least one of the three. याद होगा ना आपको? If the complete shaded region is going to represent A union B union C, so how you are going to write A union B union C? दोस्तों बताओ जरा. P of A plus P of B plus P of C माइनस ऑफ दो बार A इंटरसेक्शन B, दो बार B इंटरसेक्शन C, दो बार C इंटरसेक्शन है, तो एक एक बार हमें चाहिए तो एक एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस ऑफ P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A. A intersection B intersection C is coming 3 times and all 3 times you have removed here. We want it once. So add कर दीजिए A intersection B intersection C. So it is nothing but P of A 1/2. आप बिल्कुल वेरीफाई करें क्योंकि हमें सीखना है, समझना है. एक क्वेश्चन 3 तरीके से हो रहा है, मजा आ रहा है कि यार सीख रहे हैं हम. वो जो बातें अलग अलग ढंग से गई थी वो सब लग रही है यहाँ पर. P of A intersection B मल्टीप्लीकेशन करेंगे डायरेक्टली बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट सेम. 1/2 इंटू 1/3 माइनस ऑफ 1/3 इंटू 1/4 माइनस ऑफ 1/4 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4. प्लीज वेरीफाई दैट रिजल्ट. सॉल्व कर लीजिए इसको एंड चेक करिए वेदर यू आर गेटिंग 3/4 और नॉट. यू मस्ट बी गेटिंग 3/4. एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री. तीनों में से कम. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस, वी आर यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. यस, हम तो कर ही रहे हैं. देन ओनली वी आर इन ए पोजीशन टू राइट P ऑफ इंटरसेक्शन B. P ऑफ इंटरसेक्शन B को क्या लिख रहे हैं हम? P इंटू PB. P ऑफ B इंटरसेक्शन C को क्या लिख रहे हैं? PB इंटू PC. कैसे? इंडिपेंडेंट इवेंट से, इसलिए. A student appears for 3 tests, test 1, 2 and 3. According to the question, the student is successful if he clears either in test 1 and 2 or test 1 and 3. Student successful कब है? Student successful ये दो तरीके उसने बताए. That if he clears the exams either in test 1 and 2 or test 1 and 3. The probability of the student passing in the 3 tests 1, 2 and 3 are given as P, Q and half. इस बात की probability that the student first test clear कर लेगा P, second test clear कर लेगा Q और third test clear कर लेगा 1/2 respectively. Fine. At the same time, it is also been given that probability of the student is successful is half. इस बात की प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट सक्सेसफुल है 1/2. स्टूडेंट सक्सेसफुल है या पास कर लेता है, ऐसा लिख दूं चलेगा? सक्सेसफुल है या पास कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास चलेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट क्लियर्स द एग्जाम इज गिवन एज हाफ. और आपसे कहा गया है फाइंड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ P एंड Q. P और Q के टर्म्स में एक रिलेशन बता दीजिए. अब स्टूडेंट पास कितने तरीके से हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? फर्स्ट देयर आर 2 वेज. विच आर द 2 वेज? फर्स्ट और सेकंड में क्लियर कर ले और फर्स्ट और थर्ड में क्लियर कर ले तो वो क्लियर हो जाता है. अच्छा, एक और बात है, स्टूडेंट अगर 3 एग्जाम्स अपीयर हो रहा है या 3 टेस्ट में अपीयर हो रहा है
तो एक बात फिर से बहुत क्लियर है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके, दोज आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट वन। फर्स्ट टेस्ट में पास, सेकंड टेस्ट में पास और थर्ड टेस्ट में पास फेल, जो भी कहें आप, दोज आर इंडिपेंडेंट वन। ऐसा नहीं होगा कि दो टेस्ट में अगर फेल हो गया फर्स्ट और सेकंड में, तब सर वो तो थर्ड में तो फेल ही होगा सर, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा सर, या पहले दोनों में पास है तो पास होगा। ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई जो आउटकम्स हैं दोज आर क्लियरली इंडिपेंडेंट। या बोले दो में फेल हो गया तो तीसरा तो देने ही नहीं जाऊंगा सर मैं, मतलब या मैं नहीं या जो भी स्टूडेंट है वो, ऐसा कुछ नहीं। रिजल्ट्स आर इंडिपेंडेंट वन। इंडिपेंडेंट मतलब मल्टीप्लीकेशन। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पास इज गिवन एज हाफ। आपने बताया मुझे क्या क्या तरीके दिए हुए हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ऑफ फर्स्ट और सेकंड में पास है तो पास है ना, और फर्स्ट और थर्ड में पास है तो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इज गिवन एज हाफ। ठीक, मल्टीप्लीकेशन बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फर्स्ट में पास हो इस बात की प्रोबेबिलिटी P, सेकंड में पास हो Q, प्लस फर्स्ट में पास हो P, थर्ड में पास हो हाफ, एंड विल बी गेटिंग द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, जो कि गलत होगा, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। That's not a correct one। ये जो लिखा गया है ये ठीक नहीं है, बेवजह हाँ मत करिए आप, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक? एक तो ये बात है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भाई स्टूडेंट तीनों एग्जाम्स दे रहा है, तो सबसे पहली बात ये कि आपने ऐसा थोड़े ना आपने अपने मतलब की बात लिख दी कि फर्स्ट और सेकंड में पास है तो पास। क्यों भैया, एग्जाम तो वो तीनों दे रहा है, तो एग्जाम अगर तीनों दे रहा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्री रिजल्ट्स। जो फर्स्ट में क्लियर है, सेकंड में क्लियर है, और थर्ड में फेल है। थर्ड का क्या, तो फर्स्ट सेकंड में पास तो पास, लेकिन थर्ड में फेल, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक, फर्स्ट में क्लियर और फर्स्ट और थर्ड में क्लियर है तो पास, लेकिन व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड में फेल तब भी वो पास। ठीक, इंडिपेंडेंट है, राइट। फर्स्ट में पास P, सेकंड में पास Q, और थर्ड में फेल हाफ, प्लस फर्स्ट में पास P, थर्ड में पास हाफ, और सेकंड में फेल 1 माइनस Q। अब सॉल्व कर लेंगे, बट अगेन यू आर गोइंग टू गेट इनकरेक्ट रिजल्ट। भैया अगर भूल चूक में वो तीनों में पास हो गया तो आप कहोगे कि फेल है तू भाई, ऐसा तो नहीं कहोगे आप। अगर वो हो गया तीनों में पास हो गया तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड में पास है तभी पास है, या फर्स्ट और थर्ड में पास है तो ही पास है, ऐसा तो नहीं चलेगा। पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, डिस्टिंक्शन से पास। सो दैट इज क्लियरली वन मोर वे। बोले सर ऐसा लिखा नहीं है, लिखा नहीं है तो भैया हम तो समझदार हैं, हमें तो पास होना है, और हमें पास होना है तो ये लेना पड़ेगा केस, तीनों में पास तो पक्का पास, ठीक है ना। सो दैट इज 1, 2 and 3, राइट। फर्स्ट में P, सेकंड में Q, और थर्ड में हाफ। अभी जरूर आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट रिजल्ट नाउ। अभी समझ में आया क्या आपको? मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 टेस्ट में स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, और 3 टेस्ट में अपीयर हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कि वो पास हो जाएगा 1/2 ऐसा गिवन है, दैट इज गिवन टू यू एज हाफ।
अब उसने साथ ही साथ ये मेंशन किया कि वो तीनों टेस्ट में अपीयर हो रहा है, और टेस्ट में क्लियर कब होगा, वो रिजल्ट उसका पास कब होगा, जबकि वो फर्स्ट या सेकंड में पास हो, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में पास हो तो पास, और फर्स्ट और थर्ड में पास हो तो वो पास, फर्स्ट और सेकंड में पास, फर्स्ट और थर्ड में पास, बट एट द सेम टाइम दोस्तों फर्स्ट और सेकंड में पास है, बट व्हाट अबाउट द थर्ड वन, तो थर्ड में वो पास नहीं कर पाया, इवन देन ही इज पास, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस केस। आप इसको स्किप नहीं कर सकते कि केवल दो, क्योंकि एग्जाम तो वो तीनों लिखा है, फर्स्ट और थर्ड में पास है बट सेकंड में फेल है, इवन देन ही इज ए पास, और अगर वो तीनों में पास हो जाता है तब तो क्लियर कट पास, एंड दीज थ्री इवेंट्स आर independent events without any hesitation or doubt, so clearly multiplication of the three, और तीनों केसेस को ऐड करेंगे एंड व्हेन वी सॉल्व वी आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू, और पी और क्यू के टर्म्स में रिजल्ट, इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। अब आपका बताइए डाउट हो गया, एनीबॉडी इन डाउट प्लीज आस्क। ठीक, नाउ लुक फॉर एन इंटरेस्टिंग एंड एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एंड बी थ्रो विथ वन डाइस, A and B are playing with one dice. The player who first throw fours wins. If A has the first throw, find the probabilities of winning of A and B individually. You'll have to find out the probability that A wins and you'll have to find out the probability that B wins. Game क्या है? Game ये है, और ध्यान से सुनिएगा, and they are playing with a single dice. और A को पहला चांस है, A को पहला चांस है, और जिसने पहले बार फोर, जिसने डाइस थ्रो किया और जिसका फोर आया वो मैच जीत जाएगा और वहीं पे मैच खत्म। इतनी सी बात है, सिंगल डाइस से खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद अ सिंगल डाइस, और ए को पहला चांस है और जिसका फोर आया जीत गया। ठीक, अब अगर मैं कहूं यहां पर, नाउ लुक फॉर द अप्रोच समवॉट डिफरेंट, probability of getting a 4, what is that probability of getting a 4, है ना, probability of getting a 4, 4 ऐसे लिख देता हूँ, P of getting a 4, what is the probability of getting a 4 when a single dice is thrown, 1/6, इसमें तो कोई डाउट नहीं बनता, probability of getting a 4 is 1/6, and probability of not getting a 4, 4 नहीं आता है, is clearly 5/6, फाइन। ठीक, ए को पहला चांस है, अच्छा हर थ्रो इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, हर थ्रो इंडिपेंडेंट है। मैंने पहली बार मैंने थ्रो किया, ठीक है, 4 आना या नहीं आना, फिर आपको चांस मिला, आपने थ्रो किया, 4 आना नहीं आना, फिर मेरे को चांस मिला, अगेन प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम, probability of getting a 4 is 1/6 and probability of not getting a 4 is 5/6 and that is fixed, और हर थ्रो इंडिपेंडेंट है, हर थ्रो इंडिपेंडेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक, P of A wins the match, what is the probability of that, देखो, and what is the probability of winning of B, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक कंसेप्चुअल है। इस सवाल इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप देखते ही पहचान जाएंगे यार, ओके दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच फॉर दैट। P of A, अब A को पहला चांस है, A को पहला चांस है, उसने डाइस थ्रो किया एंड इफ ही गेट्स अ 4, अगर उसको 4 मिला वो जीत गया। ठीक, दोस्तों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, दैट इज 1/6। ठीक है, A को पहला चांस है, उसको उसने थ्रो किया और उसको 4 आ गया, दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/6। अब B को चांस कब मिल सकता है, B को चांस कब मिलेगा, बोले सर मिलेगा थोड़ी ना, आपने कहा आ गया, हाँ तो क्या, ठीक है, B को चांस तब मिलेगा, B को चांस, मैंने थ्रो किया, मैंने डाइस थ्रो किया, 4 नहीं आया, देन ओनली B विल बी गेटिंग द चांस, अदरवाइज तो यहीं पे बात खत्म हो गई। B को चांस केवल तभी मिलेगा जब A का 4 ना आए, समझ रहे हो क्या? इसको 4 कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूं मैं, या A कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूं, जैसा आप कहें। तो 4 कॉम्प्लीमेंट, A को B को चांस मिला, कब मिला, जब A ने डाइस थ्रो किया और उसका 4 नहीं आया, और फिर B को चांस मिला और B का 4 आ गया।
ठीक, इसको अगर मैं इस ढंग से भी कहूं या P ऑफ 4 को P ऑफ E कह दूं तो भी कोई परेशानी नहीं है ना, गेटिंग एन 4 उसको इवेंट कह दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको E से डिनोट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बुक्स में बोले सर हमारी किताब में P ऑफ E दिया आपने, P ऑफ, भैया वो रटना नहीं, समझना आपने को। ए को नेक्स्ट चांस कब मिलेगा, ए को चांस फिर कब से आएगा, ए को चांस मिलेगा, ए को सेकंड चांस मिलेगा प्रोवाइडेड उसका फर्स्ट चांस तो उसका फेल है, तभी फिर बी के पास गई बात, बी को चांस मिला वो भी गड़बड़ हो गया, उसका भी 4 नहीं आया, देन ओनली ए अगेन विल बी गेटिंग द चांस, और अब उसका 4 आ गया। अच्छा, आई शुड राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 4, 4 ना आए 5/6 इनटू मल्टीप्लीकेशन बिकॉज एवरी थ्रो इज एन इंडिपेंडेंट वन, 4 आ गया 1/6। पहले समझ लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का फर्स्ट थ्रो नॉट गेटिंग अ 4 5/6, बी का फर्स्ट थ्रो नॉट गेटिंग अ 4 इज 5/6 and then getting a 4 is 1/6. B will be getting the second chance, B will be getting the first chance, second chance, जब this one is failure one, this one is a failure one, A का भी फेल हो गया, फिर से अगेन 4 नहीं आया, और अब फिर B का 4 आ गया, समझ रहे हो क्या? प्लस, so how many times 5/6? 5/6 into 5/6 into 5/6 and then 1/6, ठीक। now again A will be getting the chance, कब? ठीक, ए को थर्ड चांस कब मिलेगा? जब ए का ये फेल, ये फेल, ये फेल और ये फेल, 4 फेल हैं, 5/6 रेज़ टू पावर 4। कुणाल भाई पहले समझ लेना, अच्छा लगेगा। इनटू नाउ देन गेटिंग अ 4 1/6, बी विल बी गेटिंग द नेक्स्ट चांस, that means it is 5/6 raised to power 5 into, लेकिन again now the turn is of A, अब लिख तो कौन रहा है 5/6 raised to power what? 6 into 1/6 and it will be 5/6 raised to power what? 7 into 1/6। बोले सर आपका क्या मूड आज क्लास खत्म करने का है या नहीं है, या केवल एक ही सवाल पढ़ाने का है या क्या है? अप टू व्हाट? आई डोंट नो अप टू व्हाट, फॉर हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू नोबडी नोज। कब आए 4 किसे पता? नहीं पता तो फेंके जाओ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कब आएगा किसको पता भाई? शायद याद दिला दूं मैं आपको। नाउ यू विल बी अप्लाइंग हियर द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जीपी, सम ऑफ जीपी विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यस इट इज बिकमिंग अ जीपी, ये एक जीपी बन रही है, इट इज बिकमिंग अ जीपी। आप चेक करिए, यस इट इज बिकमिंग अ जीपी। जीपी ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जीपी का जो सम होता है दोस्तों, दैट इज गिवन बाय ए अपॉन 1 माइनस आर, और कॉमन रेशो की जो रेंज होती है -1 से 1, a upon 1 minus r, r is nothing but the common ratio there. If you observe this, s infinity अगर मैं लिखूंगा p of a, इधर पे कैलकुलेट कर रहा हूं, p of a, what is the first term here? दोस्तों ध्यान से, what is the first term here? 1/6.
What about the common ratio here? Can you tell me the common ratio? Yes, it is becoming a GP. Common ratio, term और preceding term का ratio 25/36, 25/36, right? So how much it is coming then? 6/11. It is coming as 6/11. And likewise you can calculate P of B, but at the same time P of B अगर calculate करना है तो probability of winning of A अगर 6/11 है तो probability of winning of B is 1 minus 6/11, that is going to be 5/11. ये भी तय है, बट ठीक है, हम यहाँ पर भी GP का सम लगा सकते हैं. What is the first term here? 5/6 into 1/6. What about the common ratio here? Ratio term और preceding term का ratio 5/6 का स्क्वायर 25/36. और जब आप कैलकुलेट करोगे इट इज गोइंग टू बी 5/11. So probability of winning of A 6/11, probability of winning of B 5/11. बोले सर ये इनफाइनाइट जीपी कहाँ पिक्चर में आ गई? The reason is nobody knows ना कब रुकेगा गेम. आप बताओ कौन से चांस में रुकेगा? पहली बार में आ गया तो आपको क्या पता और ना मेरे को पता. फर्स्ट टाइम में आए या थर्ड में आए या फिफ्थ में आए या सेवेंथ में आए. So we do not know about that infinite number of terms. हमें नहीं पता कब आने वाला है. We cannot comment on that. Or every throw is an independent one. So multiplication. ठीक है? तो probability of winning of A. अब फिर से सुन लीजिएगा, अगेन आई एक्सप्लेन, और फिर आप फिर नोट कीजिएगा. देखो सिंगल डाइस के साथ में खेल रहे हैं, वो सिंगल डाइस के साथ में खेल रहे हैं और जिसका पहले 4 आया वो जीत गया. अब 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 4 ना आया उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6. ए को पहला चांस है, ये साफ साफ दिया हुआ है. ए इज हैविंग द फर्स्ट थ्रो, क्योंकि जो जिसको पहला चांस है आप देखो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 6/11 और 5/11. 6/11 इज मोर देन 5/11. ए को पहला चांस है तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 6/11 है, राइट? सो ए को चांस है और उसके बाद फिर बी को मिलेगा चांस. बोर्ड पे फर्स्ट टाइम ए को चांस मिला और ए को चांस मिला, उसने थ्रो किया एंड इफ ही गेट्स 4 दैट इज 1/6. बी विल बी गेटिंग ओनली चांस ओनली व्हेन फर्स्ट वन इज अ फेलियर वन. ए का चांस फेल हुआ है तब बी को चांस मिलेगा एंड इफ ही गेट्स अ 4 दैट विल बी 5/6 into 1/6. ए विल बी गेटिंग द नेक्स्ट चांस ओनली व्हेन दैट फर्स्ट वन इज अ फेलियर, सेकंड वन बी का भी पहला फेलियर है, देन ओनली ए विल बी गेटिंग द सेकंड चांस और 4 complement into 4. For how many terms nobody knows. Up to infinite number of terms. और infinite number of terms की अगर बात आती है, you are going to apply here sum of infinite number of terms of GP. एक छोटी सी बात यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ मैं. ये तो हुई है और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मत लिखो, जब मैं बोल रहा हूँ तो देखो और सुनो. ये जो मिला है आपको 6/11 और 5/11 दैट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, विनिंग प्रोबेबिलिटी. ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी और बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी. एक और टर्म होती है यहाँ पे और वो होती है एक्सपेक्टेशन. वो होती है एक्सपेक्टेशन ना, क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन पूछ सकता है वो. इस क्वेश्चन को ऐसा कहा जाए, सुनिएगा ध्यान से, कि अभी यहाँ पे मैंने जीत हार की बात करी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विनिंग प्रोबेबिलिटी बी. अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि दे आर प्लेइंग विद द सेम क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग विद अ सिंगल डाइस और जिसका पहले 4 आएगा वो जीत जाएगा एंड द पर्सन हु विंस विल बी गेटिंग अ अवार्ड ऑफ ₹1000. अब पैसे की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है. जो जीता उसको 1000 रुपए. फाइंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस. नाउ द टर्म इज एक्सपेक्टेशन. 1000 रुपए या वैसे ही खेल रहे हो तो 11 रुपए या ₹1.25 या जो भी हो मुझे नहीं पता, मतलब जैसा भी जमता हो वैसा. इफ एक्सपेक्टेशन हैज टू बी फाइंड आउट, एक्सपेक्टेशन के लिए दोस्तों, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कितने रुपए के लिए मान लें अपन? 11 के लिए. चलो 11 के लिए, ठीक है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए अगर मुझे फाइंड आउट करना है, जब जो भी जीतेगा उसको 11 रुपए का नगद इनाम. तो
P of A, that P of A is coming as 6 by 11. 6 by 11 and they are playing for a stake of rupees 11. So you will have to multiply here 11 rupees here. तो expectation की बात करी जाएगी, that will be 6. 11 की शर्तें. तो P of B, expectation of B. Expectation of B. The expectation of B, that is nothing but the winning probability of B, which is 5 by 11 into 11, that will be 5 rupees. पॉइंट ये है, इसमें जरूरी ये बात है कि मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ा और ये टर्म स्लिप हो गई आपके दिमाग से एक्सपेक्टेशन, और क्वेश्चन में उसने ये कह दिया कि एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करो. आपको अप्रोच तो आइडिया, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन वर्ड ही नहीं सुना आपने, तब गड़बड़ हो जाएगी. बात तो बड़ी सिंपल सी है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके जितने रुपए के लिए खेल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म. दैट विल बी देयर रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस. लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं, या आपने ध्यान ही नहीं दिया था, या आप पढ़ने में नहीं आया कहीं. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन में सिंपली इतनी सी बात है कि जितने भी रुपए के लिए खेल रहे होते हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए. 100 रुपए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे एक्सपेक्टेशन कहा जाता है. ठीक है, विल बी लुकिंग फॉर सम मोर क्वेश्चन, जहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आएगा, अरे सर ये तो इनफाइनाइट जीपी. क्वेश्चन देखोगे, रीड करोगे और इनफाइनाइट जीपी तो बनना ही है वो, फिर कहां जाएगा. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ABC in order toss a coin. ABC in order toss a coin. The person who gets a head first wins. The person who gets a head first wins. Find their respective probabilities of winning. कहा गया है respective probabilities of winning. They are playing with a single coin. ठीक है ना, they are playing with a single coin. और इन ऑर्डर टॉस ए कॉइन, दैट मीन्स ए बी सी ऑर्डर फिक्स है. फर्स्ट चांस इज ऑफ ए, सेकंड चांस इज ऑफ बी एंड थर्ड चांस इज ऑफ सी. और रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग कहा गया, जिसका हेड्स आता है वो जीत जाएगा, बात खत्म. और दे आर प्लेइंग विद अ सिंगल कॉइन. तो जहां तक हेड आने की बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड is simply half and probability of not getting a heads is again half. हेड आने की probability और ना आने की probability दोनों 1/2 1/2. A is having the first chance, then B and then C. ठीक है, A को पहला चांस मिला एंड ए विंस. ए ने सिक्का उछाला और उसको हेड्स आ गया. उसको ई से भी डिनोट कर सकता हूं मैं, तो यहां पे ई करके आ जाएगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट हेड्स. बी विल बी गेटिंग चांस ओनली व्हेन ए इज नॉट गेटिंग हेड्स. ए को हेड्स नहीं आया और फिर बी को हेड आ गया. ठीक है ना, बी को चांस तभी आएगा. और सी को चांस तब मिलेगा जब ए का हेड नहीं आए, बी का हेड नहीं आए और फिर सी का हेड्स आ जाए. राइट. ए को जो सेकंड चांस मिलेगा वो केवल तब मिलेगा जब ए बी सी तीनों के फर्स्ट चांस फेलियर है. सो पी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट एच कॉम्प्लीमेंट एच ये इंटरसेक्शन कर करके नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. उसका मतलब वही है, इंटरसेक्शन है ना, एच इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एच, सॉरी एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, और फिर हेड्स आ जाए. और लाइकवाइज फिर पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा. पी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स हाफ, प्लस सेकेंड चांस में हेड आना, लेकिन उसके लिए जरूरी कि फर्स्ट 3 चांस में हेड नहीं आया है. 1/2 एन क्यूब ऑफ दैट इंटू 1/2. ये समझ लेना यार दोस्तों ध्यान से. ए को सेकेंड चांस के लिए क्या होने वाला है, अप टू वॉट नोबडी नोज, अप टू वॉट, अप टू इन्फिनिटी. ए को सेकेंड चांस कब मिलेगा, जब ये 3 फेल और ये 3 फेल. तो 1/2 की पावर क्या,
6 into half. ठीक, क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई क्या? इस स्टेप को समझिए आप। ए इज हैविंग द फर्स्ट चांस, उसका हेड्स आ जाता है 1/2। ए को सेकंड चांस के लिए ए का फेलियर, बी का फेलियर और सी का फेलियर जरूरी है, और फिर ए को चांस मिलता है। तो तीन बंदों के फेलियर, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, इसलिए 1/2 का क्यूब इंटू फिर हेड आ जाता है 1/2। ए का थर्ड चांस, सॉरी ए का सेकंड चांस के लिए ये फर्स्ट चांस, ये सेकंड चांस, थर्ड चांस, 1/2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। सो पी ऑफ ए जब मैं कैलकुलेट करूंगा कैसे, तो इनफाइनाइट जीपी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज द हाफ, व्हाट इज द कॉमन रेशो हियर? टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशो। प्लीज कैलकुलेट दैट। 4/7। Likewise, when you have to calculate P of B, 1/2 into 1/2 प्लस 4 बाय हेड का नहीं आना, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वन? तो 1/2 टू द पावर 7, A is the first term which is 1/2 into 1/2 divided by 1 minus of, what is that common ratio here? Common ratio कितना है यहाँ पर? 1/2 का क्यूब, कितना आ रहा है ये? हाँ, 2/7। और P of C ऐसे कैलकुलेट करें, that P of C is coming as 1/7। ये P of C 1/7। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Why you are using here infinite GP? क्योंकि nobody knows कब आएगा हेड्स, कितने चांस में आए, फर्स्ट चांस में आए, थर्ड में आए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कब आएगा? nobody knows, हमें नहीं पता कब आएगा। so up to what? up to infinite number of terms, or that formula is A upon 1 minus R। A is the first term of that GP and R is the common ratio of that GP। common ratio का मीनिंग आप जानते हैं, जानना चाहिए, टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशो। बात समझ में आने लगी क्या आपको? भाई A को फर्स्ट चांस, A को सेकंड चांस कब मिलेगा? ये चांस तभी मिलेगा जब A का पहला चांस फेलियर, B का पहला चांस फेलियर और C का पहला चांस फेलियर, ये कंपलसरी है। तो उनके फेलियर के 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट्स व्हाई इट इज 1/2 क्यूब इंटू, अब उसका सेकंड चांस में हेड आ जाए, इंटू 1/2। ए को सेकंड चांस कब मिलेगा? जब ये 3 फेल और फिर ये 3 फेल, 1/2 टू द पावर 6, और फिर वो सेकंड चांस में उसका हेड्स आ जाए। एंड लाइकवाइज अप टू व्हाट? अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? सो दैट इज द अप्रोच। तो अब क्वेश्चन देख के क्लिक करना चाहिए आपको कि सर ओके दैट इज द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नहीं पता कब। जैसे मान लीजिए एक और सवाल, अब केवल मैं उसको लैंग्वेज वाइज बोलूंगा और आप समझ लेंगे कि इफ देयर आर 3 players आर देयर, 3 players आर 4 players आर देयर, दे आर प्लेइंग विद प्लेइंग कार्ड्स। सुन लीजिएगा केवल, दे आर प्लेइंग विद प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेल रहे हैं और एक पत्ता ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी सी डी 4 players आर देयर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ये जरूरी है क्योंकि आप ये देख रहे हो कि जिस बंदे को पहला चांस मिल रहा है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर उससे एक्सपेक्टेशन पूछेगा तो उतने रुपए से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात समझ चुके हैं आप, प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 रुपए से, 1000 रुपए से, ठीक। अब मैं कहता हूं कि नाउ द क्वेश्चन इज 4 players आर देयर इन ऑर्डर दे आर प्लेइंग, और क्या प्ले कर रहे हैं? विद अ पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स के साथ में खेल रहे हैं और एक सिंगल कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। कार्ड निकाला, देखा और रख दिया। द पर्सन हु गेट्स अ स्पेड फर्स्ट विंस,
जिसको स्पेड मिला वो जीत गया। 4 प्लेयर्स हैं ABCD, एक पत्ता निकाला, देखा और रख दिया। रख दिया मतलब सैंपल स्पेस अगेन बिकम्स ऑफ, दोस्त ध्यान से, मैं नया सवाल बता रहा हूँ। 52 कार्ड्स के साथ में खेल रहे हैं, ठीक है, 4 प्लेयर्स हैं, इन ऑर्डर मतलब ABCD इस ऑर्डर में बात कर रहे हो आप। और जिस बंदे ने पहला कार्ड निकाला और कार्ड रिप्लेस भी कर रहे हो, जिसका स्पेड आया वो जीत गया। ए इज हैविंग द फर्स्ट चांस। अब ये बताओ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे आप? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52, 1/4, 13C1 डिवाइडेड बाय 52C1। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? स्पेड के 13 पत्ते हैं, 13C1 डिवाइडेड बाय 52C1, 1/4। स्पेड ना इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। तो ए ने चांस लिया, ए ने पत्ता निकाला, उसका स्पेड आ गया 1/4। फिर बी को चांस मिलेगा, बी को चांस मिला मतलब ए का स्पेड नहीं आया, 3/4 इंटू 1/4। लाइकवाइज फिर सी को, फिर डी को, फिर ए को। कब आएगा? नोबडी नोज अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जीपी। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आप समझ जाओगे कि ये कंसेप्ट जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक की बात होगी यहाँ पर। समझ रहे हो क्या? जिसका पहली बार स्पेड आया, अब स्पेड कब आए किसको पता? समझ रहे हो? नाउ लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा वो ये कहा कि देयर आर 4 प्लेयर्स ABCD and in order they are playing, ABCD in order they are playing. That means A is having the first chance, then B, then C and then D. And they are playing with a pack of cards. They are playing with a pack of cards. 52 cards are there, and one in order they are playing. Single card is drawn by these players in order, and the person who gets a spade first wins. And they are playing with replacement. Otherwise replacement नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? Replacement अगर नहीं होगा तो कार्ड्स कम होते जाएंगे, 52 फिर 51, then it will not go up to infinite. I am saying what I am saying, it is they are playing with replacement, so that sample space still remains of 52, and the person who gets a spade first wins. जिसका स्पेड आया वो जीत गया। एक पत्ता निकाला, देखा, रख दिया, फिर बी को चांस, उसने पत्ता निकाला, देखा, रख दिया, फिर सी को चांस, फिर डी को चांस और फिर ए को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड है ना, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूंगा उसको ई से अगर डिनोट करूं मैं, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी इज क्लियरली 13C1 divided by 52C1, which is nothing but 13/52 and which is nothing but 1/4, and not probability of not getting a spade, स्पेड ना आए उस बात की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 3/4। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्पेड ना आए उस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब मैंने आपसे केवल इसमें इतना पूछा है कि ठीक है ABCD इन ऑर्डर दे आर प्लेइंग, आई जस्ट वांट द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कहा जाएगा तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट चांस ए को है और उसने पहला पत्ता ड्रॉ किया और उसका स्पेड्स आ गया। ए को जो सेकंड चांस मिलेगा वो केवल तभी मिलेगा जब ए का फर्स्ट चांस फेलियर, बी का फर्स्ट चांस फेलियर, सी का फर्स्ट चांस फेलियर और डी का फर्स्ट चांस फेलियर, एंड देन ए को जो सेकंड चांस मिला और उसमें स्पेड आ गया, एंड देन you will be getting the third chance provided 4 + 4 8 are failure and then right। मैं डायरेक्ट केवल यहाँ पे रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, P of E 1/4 प्लस, हर बार इंडिपेंडेंट वाली बात है ये तो है ना, 3/4। व्हाट इज दैट? 3/4, 3/4 raised to power 4 into 1/4 प्लस 3/4 raised to power 8 into 1/4। बस इतना ही हम जानना चाहते हैं। आप क्वेश्चन की तो लैंग्वेज देख के आपको समझना पड़ेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जीपी की बात होगी। यहाँ पे कब आए स्पेड किसको पता? अगर वो कहता थर्ड चांस में आए तो हम वहीं पे बात खत्म कर देंगे, वो ओके। कि सेकंड चांस में आए, थर्ड चांस में आए तो हम उस ढंग से लिख देंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन द पर्सन हु गेट्स ए स्पेड फर्स्ट विंस, अब कब आ रहा है किसको पता? P of A
a upon 1 minus r, a on 1 minus r common ratio 3 by 4 and raised to power 4, and you will be calculating that, I hope. Fine. 64 divided by 165, 170, तो 200 कैसे जा रहा था वो? अच्छा, सॉल्व करने के बाद होगा. चलिए ठीक है. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पी ऑफ ए, राइट. अगर कहीं एरर कर रहे थे तो भी समझ गए क्या? और एक्सपेक्टेशन की बात आएगी तो इफ दे आर प्लेइंग फॉर ₹100, तो दैट 100 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड हियर. ठीक. Now the question is, 3 students appear at an examination of mathematics. The probability of their success are 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 5 respectively. Find the probability of success of at least 2. है ना? Probability of their success is given as P of A is given as 1 by 3, P of B is given as 1 by 4 और P of C is given as 1 by 5. ये 3 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2. अब एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे केवल एक नहीं, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो. पहली बात तो ये तीनों बंदे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो इनके जो रिजल्ट्स हैं दोज आर क्लियरली इंडिपेंडेंट. जो भी रिजल्ट्स आने वाले ए बी सी के, दोज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. दूसरी बात कि अगर ये कहा जाए कि अब उसने एटलीस्ट 2 पूछा है, अरे सब कुछ पूछ भाई, एग्जैक्टली 2 या एटलीस्ट 2 या एग्जैक्टली 1 या एटलीस्ट 1 सब बता देंगे हम, उसमें कहां लोड है. जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप, है ना. एटलीस्ट 1 की अगर बात की जाती है तो एटलीस्ट 1 के केस में हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते, हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं. एक तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी. ए यूनियन बी यूनियन सी क्या डिनोट करता है? एटलीस्ट 1 ऑफ द 3. That is P of A plus P of B plus P of C, है ना. P of A plus P of B plus P of C minus of P of A intersection B. अभी क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, मतलब रट जाना चाहिए, सीधी सी बात ये है. माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन हम इतना भी नहीं करना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात है तो हम कहेंगे एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सॉल्व, मतलब एटलीस्ट में 1 सॉल्व करे या 2 सॉल्व करे या 3 सॉल्व करे तो बेहतर होगा कि वी विल बी सॉल्विंग लाइट ए यूनियन बी यूनियन सी 1 माइनस क्या 1 माइनस एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो हम कहेंगे एक भी सॉल्व नहीं कर पाए और 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ, राइट. सेम बात रहेगी, एक ही बात रहेगी. यही समझाया था मैंने आपको. ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तीनों में से एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए, इट इज वन एंड द सेम थिंग. दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग ओनली. ठीक. तो ऐसे कैलकुलेट करो या ये कैलकुलेट करो, इंडिपेंडेंट और डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन की बात करोगे. अब एटलीस्ट 2 की बात करना है, ले भैया एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3, कोई दिक्कत नहीं है. ए इंटरसेक्शन बी P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस P ऑफ सी इंटरसेक्शन ए. एटलीस्ट 2 ऑफ द 3. क्या सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से या कुछ नहीं करोगे? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ P ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अगर वो कहता है एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, ले भैया एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 बताइए जरा. एग्जैक्टली 2 ऑफ 3. ए इंटरसेक्शन बी B intersection C, C intersection A. What about next? 3 times
और सॉल्व करने में तो हमें कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैं सीधे सीधे पी ए इंटू पी बी, इसको अलग अलग वेज है वो भी समझा था हमने शुरुआत में, पी बी इंटू पी सी, पी सी इंटू पी ए -3 टाइम्स पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अच्छा एक और बात बताओ कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 में हमने एक और बात कही थी, क्या कही थी? एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 वी कैन डेफिनेटली से कि यार ये एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 अगर मुझे लिखना है तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, A और B सॉल्व करे C नहीं कर पाए, राइट? आई थिंक इट्स क्लियर। एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 तो आप एग्जैक्टली 1 की बात कर लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो जो भी रिजल्ट आप कैलकुलेट करना चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो, देर आर वेज फॉर दैट एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है ना? और आपको सारे मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। तो दैट क्वेश्चन वाज एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, अभी आप सारे सॉल्व कर सकते हो, वेदर इट इज एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 या एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 या एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 या एग्जैक्टली 1 ऑफ 3, ठीक? Now we take a final question. In a given race, the odds in favor of 4 horses A, B, C, D are given as 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 respectively. The odds in favor of 4 horses. It is also given in the problem that assuming that a dead hit is impossible, find the chance that one of them wins the race. 4 horses are there. Probability of winning of A, है ना? Odds in favor of the question है, in a given race the odds in favor of 4 horses A, B, C, D are 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 respectively. Assuming that a dead hit is impossible, find the chance that one of them wins the race. Dead hit is impossible, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ड्रॉ नहीं होगा, any one of the 4 will wins the race. ऐसा नहीं होगा कि दो टाई हो जाएगा, 2 हॉर्सेज एक साथ आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, टाई नहीं होगा, एक ही हॉर्स को जीतना है। डेड हिट इज इम्पॉसिबल। ऑड्स इन फेवर गिवन है 1:3, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। P of A, P of B, P of C, P of D। आप क्या सजेस्ट करते हैं? वन ऑफ देम विंस द रेस, डेड हिट इज इम्पॉसिबल, किसी एक का जीतना, एक का जीतना मतलब बाकी हारेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये कैसे इवेंट्स हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये। एनी वन ऑफ द 4 विंस द रेस, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकता कि ए और बी जीते या ए और सी जीते या ए और डी जीते या 3 जीते या 2 जीते या एक ही जीतेगा, जो भी होगा। एनी वन ऑफ द 4 विंस द रेस, थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आई एम जस्ट राइटिंग द रिजल्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करते हुए लिख रहा हूं मैं, या तो ए जीते या बी जीते या सी जीते या डी जीते। साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द 2 और साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द 3 या साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ 4 का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। यहां पर डेड हिट इज इम्पॉसिबल, टाई नहीं होगा, कोई एक ही जीतेगा, और एक जीतेगा मतलब बाकी हारेंगे, सीधी सी बात है, वो कंफर्म है। अगर एक जीतेगा, ए जीतेगा मतलब बी सी डी को हारना है, तय है। खैर, तो दैट इज सिंपली P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C प्लस P ऑफ D। ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। बोले सर क्या मतलब? एक्सक्लूसिव है, साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ 2 और 3 और 4 इज नॉट पॉसिबल। एक्सक्लूसिव है, कोई एक ही जीतेगा, और एक जीतेगा मतलब दूसरा हारेगा। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? अगर एग्जॉस्टिव होता तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं था। सुन लीजिएगा ध्यान से, एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? एग्जॉस्टिव अगर होता तो फिर उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं था। क्यों? कि चारों में से कोई एक तो जीता ही जीता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 हो जाता। यहाँ पे इन चारों की विनिंग प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ आपको जाना है, लेकिन समझ के जाएं, बेहतर होगा। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C प्लस P ऑफ D, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव नहीं, अर्थात कई और घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कितने,
लेकिन अगर केवल ये 4 होते तो फिर इन चारों में से किसी एक को जीतना था तय, वो तो उसमें क्या है, एनी वन ऑफ 4 विंस द रेस। तो अगर 4 ही होते तो 4 में से एक तो जीतेगा, ठीक है ना। तो दैट प्रोबेबिलिटी इज सिंपली 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। ये इस बात की प्रोबेबिलिटीज होंगी कि ये इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ द 4 विंस द रेस, चारों में से कोई एक तो कम से एक रेस जीते, एक ही जीतेगा, या तो ए या बी या सी या डी। और प्रोबेबिलिटी दैट सम अदर हॉर्स विंस द रेस, तो 1 माइनस ये टोटल कर देंगे, तो विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी के कोई दूसरा हॉर्स। अब कितने हॉर्सेज हैं और मुझे नहीं पता, ठीक है ना, 1 माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। आया समझ में? थोड़ा सा अलग हटके बात थी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बट दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, बिकॉज इफ इट इज एग्जॉस्टिव देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 ओनली, तब तो वो 1 ही बनता, फिर क्या था क्वेश्चन। अभी ये 1 नहीं है, है ना। इन चारों की विनिंग प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स देयर आर सम मोर हॉर्सेज विच आर रनिंग इन द रेस। ठीक है, यहीं पे बात कंक्लूड करते हैं।